नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 14 दिसंबर पेपर सेकंड प्रथम पाली का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग गणित और विज्ञान, मैथ और साइंस के पोर्शन को कवर कर किए हैं। तो आज के पेपर में हम देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन था गणित विषय से। देखिए, यदि x बराबर ये दिया हुआ है, y और z का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो x y z का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF पूछा गया है। देखिए, कुछ नहीं करना है, सबका कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x y z में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिल रहा है कॉमन। और दूसरी तरफ 7 का क्यूब कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 2 3 6 5 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया और गुणे 7 का क्यूब, ये हो गया कॉमन तीनों में, एक्स वाई जेड तीनों में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 30 का स्क्वायर धन गुणे 7 का क्यूब, ये आंसर आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 52272 बराबर पी स्क्वायर गुणे क्यू का क्यूब गुणे आर खाते 4। तो पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो इसका मान आपको बताना है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए, इसका मान आपको बताना है। देखिए, तो इसका मान आप पुट कर लेंगे। देखिए, तो हो जाएगा आपका, देखिए, तो 11 का स्क्वायर और कर देंगे हम गुणे 3 का क्यूब कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, और 2 का घाते 4 कर देंगे। तो यह वैल्यू किसके बराबर आएगी, 52272 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर तुलना कर लेंगे, तो P की वैल्यू आएगी 11, Q की वैल्यू आएगी 3 और R की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो इसकी जगह 2P + Q - R की जगह इस मान पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 2 × 11 बराबर 22, Q का वैल्यू 3 है, 22 3 25, 25 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 23। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, 23 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है साइंस मैथ का। यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y 72 से विभाज्य है, तो 2x + y का मान बताना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे इसका। देखिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 और 5, ठीक है। तो ये संख्या जो है 72 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो सॉरी, इसको देखिए, हाँ, 2x + y का मान निकालना है। तो इसमें देखिए आप पुट करेंगे, x y का मान यहाँ निकाल लेंगे 72 से भाग देने के बाद। तो आप पाएंगे कि 2x + y की वैल्यू आएगी 8 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसका वर्ग, ठीक है, उसका वर्ग जो है, इसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोनों, बाकी दोनों भुजा होगी, आधार और लंब जो होगी, उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें जो है 34 नंबर में 11 60 63, यह जो है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। बाकी जो ये जो है पहला वाला हो, दूसरा वाला हो, चौथा वाला हो, ये तीनों पाइथागोरस त्रिक हैं। इसका मतलब ये है कि 25 का मान लीजिए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 625 आएगा। और ये बाकी के दोनों के जो बचे हुए हैं, 24 का स्क्वायर और धन 7 का स्क्वायर, दोनों की वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस कोण का माप बताइए जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। तो वह कोण बताना है कौन सा है। तो वह कोण दोस्तों हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए कैसे, 60 डिग्री का संपूरक कितना होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 180 आ गया तो संपूरक हो जाएंगे। अब इसका पूरक कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 और 60 कितना 90 होता है। पूरक मिलाकर 90 आना चाहिए। तो देखिए आप, इसका पूरक जो है इसके संपूरक के 4 गुना के बराबर है कि नहीं, 30 चौक 180, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x + 20 + 6x दिया है, तो त्रिभुज अवश्य किस तरह का होगा। देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तीनों त्रिभुजों का जो कोण होता है का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे, x धन 3x + 20 धन 6x, तो कितने किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। जिसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x बराबर कितना, 16 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो पहला कोण होगा 16 डिग्री का और दूसरा कोण होगा 16 × 48, 48 से 20 68 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कोण जो हो जाएगा 16 × 96 डिग्री हो जाएगा। तो एक कोण क्या है, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। जब 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण हो जाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज कहाँ होता है, जहाँ 90 डिग्री से अधिक की भुजा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, त्रिभुज ABC और DEF में कोण C कोण F के बराबर है, AC DF के बराबर है और BC EF के बराबर है। एक बना के चेक कर लेते हैं, खट दे। देखिए ये वाला ABC हो गया, ये वाला DEF हो गया। ध्यान देखिएगा, कोण C जो है कोण F के बराबर है, AC जो है AC ये वाली भुजा इसके बराबर है, और देखिए BC जो ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो निश्चित रूप से AB जो होगा वो DE के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये इक्विट ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण क्या है, बराबर हो जाएंगे। देखिए तो उस केस में AB क्या है, DE के बराबर जो हो जाएगा, तो 2x - 1 बराबर हो जाएगा 5x - 4 के। जिसको सॉल्व कर लूँगी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, x बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है। तो यहाँ p एक इंटीजर है या पूर्णांक है, तो p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए पहली भुजा 5 है और दूसरी भुजा 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए ट्रायंगल फॉर्म होना भी चाहिए, याद रखेंगे। तो देखिए इसमें बाकी अगर रखेंगे, अब बाकी कोई भी अगर आप रखते हैं इसमें, हाँ 21 और 29 को छोड़कर, मतलब पहला अब दूसरा और तीसरा, इन तीनों को रखते हैं पी की, मतलब पी तो पेरीमीटर है तीनों का मिलाकर। ठीक है, तो तीनों रखेंगे, अब पुट करेंगे तो पता चलेगा आपको कि ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। केवल और केवल 21 और 29 पेरीमीटर पर ही ये ट्रायंगल जो है फॉर्म होगा, ट्रायंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जबकि इसकी भुजा होगी 6 और 14, न्यूनतम 6 होना चाहिए और अधिकतम 14 सेंटीमीटर होगा तीसरे भुजा की लंबाई, तभी ये ट्रायंगल का रूप लेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माना कि आंकड़ा देखिए दिया हुआ 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14 ये सब आंकड़ा दिया हुआ है का माध्यक x है। यदि 8 के स्थान में 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y हो जाता है। तो x और y के मान का योग क्या है, माध्यक या माध्यिका आपको निकालना है। देखिए पहली बात, इस संख्या के इस पूरी संख्या को गिन लेंगे कितनी आंकड़े दिए हैं, तो आंकड़े दिए गए हैं 15, जो कि एक विषम संख्या है। तो इसका जो हमेशा क्या होगा, जब माध्यिका निकालेंगे तो n + 1/2 वहाँ पद होगा। देखिए n क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, तो 15 × 16/2 8वां पद इसकी माध्यिका होगी। तो देखिए पहले इसको हम एक आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे, चाहे अवरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो हम लोग इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लेंगे। तो 8, 9, 13, 13 2 बार 13 लिखा है, 14 लिखा है 3 बार, 14 लिखा है 4 बार, 14, 14 इस तरह एक अरेंज कर लेंगे। तो आप पाएंगे कि जो 8वीं संख्या हो रही है इसमें वो आएगी 14। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। दूसरे केस में क्या कर रहा है कि 8 के स्थान में क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो 18 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और 18 चली जाएगी सबसे लास्ट में चली जाएगी। जब आरोही क्रम में लगाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 18 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे लास्ट में चली जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 8वां पद बदल जाएगा, तो बदल के क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, और x y दोनों मिल जाएंगे हमको माध्यिका दोनों केस में। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है, किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल कितनी गेंद हैं, तो 3, 2, 5, 5, 10, टोटल गेंद कितनी 10। तो 10 क्या है, हर में चला आया। देखिए 5 लाल गेंद हैं और कितनी गेंदें बची, 3 सफ़ेद 2 नीली, तो 5 गेंद और बची जो कि लाल नहीं है। तो लाल गेंद की नहीं निकालने की प्रायिकता, मतलब कोई अगर यादृच्छा मतलब होता है अचानक से अगर आप कोई गेंद निकालेंगे तो 5, देखिए 10 गेंद हैं जिसमें 5 लाल है, 5 बाकी 5 जो है सफ़ेद और नीली में है। तो 5 में से 5 गेंद निकालने की जो लाल नहीं है 5/10 होगी, मतलब 1/2 इसका आंसर होगा, जो कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। क्वेश्चन 41 ध्यान से देखिएगा। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए ये होता है 2LB + BH + LH, मतलब लंबाई चौड़ाई गुणे प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई और ऊंचाई, ये अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कितना, 194 के बराबर दिया हुआ है।
तो ठीक है, तो 104 दिया हुआ है, तो बाकी देखिए सब हर सबका मान पुट कर देंगे। यल का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 7 14। तो यल का मान यहाँ रख देंगे, यल और बी का मान दिया हुआ है, तो हो जाएगा 48 प्लस 6H प्लस 8H। तो एच का मान इजीली निकाल लेंगे आप लोग, तो एच का मान आ जाएगा टोटल 3.5 मीटर। ठीक, उसके बाद आयतन पूछा था, आयतन कितना होता है, यल बी एच होता है। तो यल का मान पता है हमको 8, बी का मान पता है 6 और इसका मान पता है हम लोगों को 3.5। हमने सॉल्व किया अभी, तो कितना आ जाएगा 168 क्या होगा 1 मीटर आएगा आयतन। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका शीर्ष लंब जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए ये होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो पैरेलल भुजा है उसका योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे हाइट एच। ठीक है, दिया हुआ है कितना 105 दिया हुआ है। देखिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 105 बराबर हो जाएगा, पहली भुजा x मानेंगे, दूसरी हो जाएगी x + 6 क्योंकि एक भुजा दूसरे से क्या है 6 सेंटीमीटर अधिक है, और गुणे 7 क्या करेंगे हाइट से गुणा कर देंगे 7 से। इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, सॉरी 1/2 है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कितनी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो x की लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरह के आए थे। तो अगला क्वेश्चन है आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 94.2 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन आपको बताना है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh होता है। यहाँ पाई की वैल्यू पता है, अब रखना है 3.41 बता दिया रखना है। देखिए तो कितना होता है 2πRh होता है। ठीक है, तो अब दिया हुआ है 94.2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, आर की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमको हाइट मिल गया। अब इसका वैल्यूम कितना होता है बेलन का, आयतन पूछा है तो होता है πr²h। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना और 9 हो जाएगा, एच की वैल्यू 5 अभी हमने फाइंड आउट किया। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा 141.3। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 14, 12, 34 और 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसको समानुपात कर लीजिए। देखिए 14 + x अपान 12 + x बराबर हो जाएगा 34 + x अपान 30 + x। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि कह रहा है कि जब इसमें x जोड़ा जा रहा है तो ये सब क्या हो जाएंगी समानुपात में हो जा रही है। तो ये समानुपात हो गया। आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है तो आप आंसर से पिक आउट कर सकते हैं। तो x की इजीली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपको 6। देखिए 14 × 26 हो जाएगा 20/12 6 18। तो इधर भी देखिए ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे तो ये समानुपात आपको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए इसकी वैल्यू करड़ी में दिया है अंडर रूट में, x की वैल्यू 6 रख देंगे तो 12 × 6 = 72, अब 72 और 9 81। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44.5 वाला। देखिए निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य है। देखिए कह रहा है कि एक समखंडभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती है। ये तो देखिए गलत लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। 10 भुजा वाले अगर समबाहुभुज की बात की जाए, पॉलीगॉन की बात की जाए तो उसकी 10 सममित रेखाएं होंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर। x का वह मान जो समीकरण इस जो दिया हुआ है को संतुष्ट करता है, वह समीकरण निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो 46 का जो आंसर आएगा वो होगा चौथा। देखिए इस यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पता पाएंगे कि चौथा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 47। देखिए 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए
इसमें से क्या घटाना चाहिए, तो आप इजीली इसको घटा सकते हैं, घटाने पाएंगे कि इसका आंसर आएगा तीसरा वाला। काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको घटा देंगे तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे कि 21y माइनस 24x माइनस 15a इसका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ पेडागोजी का है। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मौखिक जो गणितीय परंपराएं जो अपने परिवेश से सीख के आते हैं, परिवार से सीख के आते हैं, उनके पास ज्ञान की उस तरह की परंपरा की और ज्ञान की प्रचुरता होती है। सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 49। देखिए 49 क्या कह रहा है, अभी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। दूसरा है अभिगृहित विशेष प्रमेय है। तीसरा अभिगृहित परिभाषाएं हैं। चौथा कह रहा है अभिगृहित को सिद्ध करने से पर वह प्रमेय बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में अगर केवल देखा जाए तो केवल पहला वाला सही है, केवल ए बिल्कुल करेक्ट है, बाकी क्या है ये सभी ए सिद्ध सही नहीं है। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। देखिए नहीं डालता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए पहला देखिए उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है प्रकाश नहीं डालता है, तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण प्रकाश नहीं डालता है, तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। जी बिल्कुल पहला आंसर क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो 51 में देखिए ए बी सी सही है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार कला भी है, गणित एक भाषा है। ये क्या है, तीनों जो कथन है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। देखिए तो यह उदाहरण है 52 वाला प्रतिवाद का। ऑप्शन नंबर 3 कॉन्ट्राडिक्शन या प्रतिवाद का ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो सही आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन रीड करेंगे पाएंगे कि जो बी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए एक वार्तालाप करना और ऐकिक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है। चार ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। गणित अधिगम के लिए कोई व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है, चाहे जेंडर कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, किसी परिवेश से आता हो, थोड़ा असर पड़ता है लेकिन वो सीख सकता है और सफल भी हो सकता है। कोई बच्चा है गणित सीख सकता है व्यक्ति। पहला क्वेश्चन आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखेंगे। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यह उजागर किया गया था 55 नंबर। देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 55 का जो सही आंसर होगा ये होगा जीन पियाजे के द्वारा इसको उजागर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतर सम्मिलित होता है, तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना कौन सी बनाएंगे आप। तो सबसे अच्छा योजना जो होगा ये होगा विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। केवल इसको छोड़कर, इसमें 3 जो है गणित अध्यापन की समसामयिक समझ जो 3 लिखा ऑप्शन है उसमें सही है, बाकी एक को छोड़कर बताना है आप लोगों को। तो सही आंसर क्या होगा, समस्याओं को परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको छोड़कर जो है सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए 58 देखिए ये मिश्र संक्रिया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में आप देखिए कोष्टक का भी ध्यान देंगे और देखिए सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद घटाना को हल करेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन में आप छोड़ देना उसका आंसर। आंसर बता दे रहा हूँ, उसका आंसर आएगा 13। अब सॉल्व करके खुद चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भिन्न दिया हुआ है उसको अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले याद रखिए अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें कि बड़े से छोटे की तरफ होता है, घटते हुए क्रम में होता है। तो सबसे पहले बड़ा भिन्न लिखेंगे, उसके बाद छोटा भिन्न लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटा भिन्न लिखेंगे। तो सही आंसर क्रम क्या आएगा, तीसरा वाला आएगा। सबसे बड़ी भिन्न जो है 44/49 है, उसके बाद 22/25, उसके बाद 33/28 और सबसे जो छोटी भिन्न है वो है 24/29। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, इंटीजर के लिए सत्य नहीं है। तो देखिए 60 का जो सही है, जो भाग क्रम विनिमय होता है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आप करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए 4/2, तो क्या 2/4 एक ही बराबर होगा? आप खुद अब सोचिए, 4/2 की वैल्यू आएगी 2 और 2/4 की वैल्यू आएगी 1/2, तो दोनों एक बराबर हैं, तो क्रम विनिमय पर भाग का नियम लागू नहीं होता है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन आपको अब आगे विज्ञान के मिलेंगे। ये देखिए ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। देखिए मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। तो उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 12 8 20, 20/2 अर्थात 10 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल निकल कर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने की मात्रक हैं? दूरी मापने की मात्रक याद रखिएगा। तो दूरी मापने की जो मात्रक हैं वो हैं केवल सेकेंड वाले में, तो ये होगी क्यूबिट, वर्ष और प्रकाश वर्ष। ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सॉरी एक गलत हो गया, सॉरी इसमें देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, क्यूबिट मतलब 42 तो बोलते हैं, मीटर प्रकाश वर्ष, वर्ष तो देखिए लाइट का मात्रक है वर्ष। ठीक है, देखिए मीटर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष दूरी होती है, जो कि एक जो लाइट होती है वो एक साल में कितना ट्रेवल करता है उसे कहते हैं एक 1 लाइट ईयर। अब मीटर जानते ही हैं आप लोग, 42 क्यूबिट अब जानते ही हैं। यही ये जो समुच्चय है 42 मीटर प्रकाश वर्ष, इसमें केवल दूरी मापने के मात्रक लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 30 से सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों जिसे तनी हुई सेलफोन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, तीसरा वाला देखिए, सबसे ज़्यादा सबसे कम होगा सेलफोन सीट पर, उसके बाद समाचार पत्र पर, फिर कालीन पर। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए ये होगा घर्षण बल इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64। कोई पिंड रैखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा? तो सही कथन होगा फोर्थ वाला, इस गति का वेग समय ग्राफ x पर के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? देखिए तो इसमें पैराफिन, मोम, बिटुमिन और स्नेहक तेल ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। कोक जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन 3 वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है, T1, T2 और T3। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना है? तो निश्चित रूप से अगर अमन किसी बंद कमरे की बात की जाए जहां पर पर्यावरणीय टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अगर बंद कमरे की बात की जाए तो इन तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, रात भर के बाद तीनों एक समान रहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 67 नंबर। आप निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? देखिए ये सब साइंस के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन गणित के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन विज्ञान के जानते हैं आप लोग। तो ये साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। सही आंसर क्या होगा, शैवाल, एल्गी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि 68 का जो पहला आंसर है, सफ़ेद बाल जिसे फर भी बोलते हैं, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, ये सभी जो है ध्रुवीय भालू जो पोलर बियर हैं उनको शीत अवस्थाओं में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे
दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोधी या रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? तो बैगनी रंग के विलयन में अगर बात की जाए तो आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें करेक्ट होगा 70 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 71। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? वायु के संबंध में सही नहीं है। देखिए, वायु में भार होता है, बिल्कुल सही बात है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, एक गलत बात है, एक इसमें करेक्ट आंसर होगा मृदा में वायु उपस्थित होती है। तो पूछा है सही नहीं है, तो ये सेकेंड वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, देखिए स्तंभ ए और स्तंभ बी मिलान करना है। देखिए यकृत, ऑप्शन ए पढ़िएगा, स्तंभ बी पढ़ लीजिएगा, कॉलम दोनों। तो यकृत का मिलान कहाँ से करेंगे? तो यकृत का मिलान जो करेंगे वो करेंगे सबसे, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो चौथा वाला सही होगा। तो ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। हम लिखते भी जाएंगे। अमाशय का मिलान किससे करेंगे? तो अमाशय का मिलान करेंगे पहले वाले से, जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो बी का पहला हो जाएगा। ठीक, अब सी का देखेंगे, पित्ताशय का मिलान कहाँ से करेंगे? सेकेंड वाले से करेंगे, जहाँ पित्त रस संचालित होता है, सी का हो जाएगा सेकेंड वाला। तब बचा डी वाला, तो डी का हो जाएगा तीसरा वाला। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सेल के विषय में। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा? 73 का होगा, सेकंड वाला। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, और किसी जैसे मनुष्य की बॉडी है, किसी भी जीव जंतु की बॉडी है, तो ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं सेल्स की, तो सभी समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74। इसमें भी कॉलम एक कॉलम बी से मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ दिया है ईस्ट, आलू, शैवाल, कवक, दूसरी तरफ कॉलम में दिया है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, तीसरा खंडन और मुकुलन। तो आपको मिलान करना, तो ईस्ट का मिलान किससे करेंगे? तो ईस्ट का मिलान करेंगे चौथे वाले से, मुकुलन से करेंगे। ठीक है, आलू का मिलान करेंगे बी वाला, बी का मिलान कायिक प्रवर्धन उसमें होता है। ठीक है, और सी जो शैवाल है, शैवाल का मिलान करेंगे सी वाले का तीसरे वाले से, शैवाल खंडन का है। और डी वाला कवक जो है, कवक हो जाएगा बीजाणु समासंग। तो ऑप्शन नंबर ए पहला वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 75। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो आपको पता है, हम सभी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? 76 का देखिए सही पूरा ऑप्शन रीड करेंगे, पाएंगे तीसरा वाला देखिए, मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, यह जो है संचारी रोगों का को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, विज्ञान का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, पूछा है। देखिए 77 हम देख रहे हैं। देखिए, तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, एक गलत है, सही नहीं है। देखिए दूसरा, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही नहीं है। विज्ञान एक रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। देखिए, विज्ञान हमेशा, चौथा वाला देखिए पहला वाला जो केवल डी बिल्कुल सही है, सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति क्या है? स्थिर है, बिल्कुल गलत बात है। विज्ञान देखिए अस्थायी भी है, संदेहवाद को बढ़ावा भी देता है, तभी ना संदेहवाद आएगा तो नए नए जो है खोज होंगी। विज्ञान एक ज्ञान रचना की प्रक्रिया, ये भी करेक्ट है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है बिल्कुल, बल्कि क्या है? अस्थिर है। तो पहला जो डी वाला है ये क्या है? सही नहीं है, बाकी तीनों ऊपर के सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? देखिए ऑप्शन, निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव। तो इन तीनों के का जो ABC जो है, इनका विकास जो है विज्ञान के द्वारा होता है। अस्थायी मानस प्रवृत्ति का विकास जो है विज्ञान के द्वारा नहीं होता। तो ABC बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? तो विज्ञान शिक्षक की भूमिका छात्रों को प्रचुर मात्रा में विभिन्न चीज़ें सीखने के अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा देखिए किस तरह की होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD।
सीखने के वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले की पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, चौथा विज्ञान के प्रति सच्चा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बात की जाए तो इसमें जो होगा ए, बी और डी जो है करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। पहला वाला सही होगा, सी जो है गलत है, तो ए बी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्रिएटिंग या सर्जन करना, ठीक है, कोई नया चीज़ खोजना, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, एक करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, ये इसका करेक्ट आंसर है। 84वां नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला है, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो विज्ञान देखिए क्षेत्र भ्रमण क्यों जरूरी होता है किसी भी विषय में, यहाँ विज्ञान की बात की जा रही है। तो ये जो होता है यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करना, तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद से करके सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? बाल केंद्रित माने बच्चों पर केंद्रित आकलन के लिए है। पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्रण, पेपर पेंसिल परीक्षण या जर्नल लिखना। सही आंसर क्या होगा? ये देखिए पोर्टफोलियो हो जाएगा। दूसरा वाला ए बी डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी जर्नल लिखना, पोर्टफोलियो और अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, ए बी डी तीनों क्या है, बाल केंद्रित आकलन है। ऑप्शन नंबर डी दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है? देखिए सीखने के जैसा आकलन का अर्थ है स्व आकलन, खुद कर के सेल्फ जो है जब करेगा बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा तो स्व आकलन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए और नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? तो कोई परिपथ बना रही है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसके पास तार नहीं है, तो परिपथ के पूरा करने के लिए ऐसा कोई तार ले जिससे करंट पास हो, पूरा परिपथ पूरा हो जाए, तो वो स्टील का तार लेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, स्टील का वो तार यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही कथन को पहचानना है। ठीक है, सही कथन को पहचानना है। तो 88 में सही कथन क्या है? दूसरा वाला देखिए, अवतल दर्पण कॉन्केव का जो मिरर होता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो 88 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89, चींटी के दंश या डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? जब चींटी आपको काटती है तो उसमें फार्मिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन साइंस का है। ठीक है, किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर इतनी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रों में इस ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा? तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 4500 कैलोरी। ठीक है, उसमें ये मान इसका होगा 45,000। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सही किया है, इस आप सेल्फ असेसमेंट करके कमेंट बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।